हेलो बच्चा लोगों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए शुरू करें आज की अपनी चर्चा। क्योंकि आज है एसे, यानी आज मैं आप लोगों को दो एसे कराने जा रहा हूं, तो टाइम लगेगा, पूरा एनालिसिस करूंगा। क्या आवाज आ रही बच्चों एकदम से? प्रिंस तिवारी लाइव फ्रॉम रीवा, बहुत बढ़िया। रीवा, एमपी, एवरीवेयर बच्चे जो भी हैं सब लोग जुड़े। छत्तीसगढ़ का मेंस भी आया है। देखो भाई, सिंपल सी बात है कि ये IQIP चाहे छत्तीसगढ़ का मेंस हो और चाहे किसी अन्य जगह का मेंस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू किया जाए आज की चर्चा। डायरेक्ट आएंगे अपने टॉपिक्स पर। और सबसे पहला जो यानी आज एडिटोरियल हम करेंगे, जिसमें अमेरिका फर्स्ट, यानी आज हम अमेरिका को लेकर के दो आर्टिकल पढ़ेंगे। अमेरिका फर्स्ट डजंट मीन अमेरिका एलोन, या तुलसी गैबार्ड ने कहा है कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब अकेला अमेरिका नहीं है। यानी ये पहली बार ऐसा है जब अमेरिका फर्स्ट पर स्पष्टीकरण आया है वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल, वो भी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से। अब इसके क्या मायने हैं? जो ट्रंप का पूरा सिनारियो इस समय वर्ल्ड ऑर्डर पर छाया हुआ है, उस विषय पर हम एक अच्छी चर्चा। जीएस पेपर 2 IR, जीएस पेपर 3 उस IR का, यानी इस घटनाक्रम का इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट है उसके लिए, जीएस पेपर 4 इंटरनेशनल इथिक्स के लिए, और एसी के लिए हम चर्चा करेंगे। और दो एसी मैंने आपको कहा इस विषय पर आज कराऊंगा। दूसरा टॉपिक है जिससे आज हम अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, मागा इफेक्ट आउटसाइड द यूएस। अमेरिका के बाहर मागा का प्रभाव। ये मागा है क्या? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा। तो मागा का प्रभाव देखिए, होता ना कभी कभी जब आप समस्या में होते हैं, आप अपने ऊपर स्वयं इसको लागू कीजिएगा। जब आप समस्या में होते हैं तो समाधान आपका निकलने लगता है। अदरवाइज हम डरते रहते हैं, यार ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा। अब अमेरिका ने अगर समस्या डाली है तो विश्व के विभिन्न देश कैसे उसका समाधान ढूंढ रहे हैं, नंबर वन, और वह समाधान उनके लिए कैसे पॉजिटिव डेवलपमेंट के रूप में साबित हो रहा है, यह विषय बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है। सेम इसको भी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और एसे की निगाह से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है जिसमें दो एसे के क्वेश्चन कराऊंगा, और वो भी 1000 से 1200 शब्द, और टारगेट यही एक बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस का जो मेंस होने जा रहा है, बिहार का जो 70th बीपीएससी मेंस हो रहा है, और 2024 यूपी पीसीएस मेंस के बच्चे इसका लाभ उठा पाए। खासकर व्यापार, संरक्षणवाद, भूमंडलीकरण वर्सेस संरक्षणवाद, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, इस प्रकार के दो मैंने निबंध बनाए हैं। और आपको वर्ड ऑर्डर पर वर्तमान में अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो जो मैंने दो प्रश्न बनाए, भले डायरेक्ट उस प्रश्न का टाइटल ना है, लेकिन लिखना आपको वही है जो मैंने उसमें बनाए हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कोई भी निबंध वर्तमान में आएगा, फिर इसके बाद बलूचिस्तान पर भी अब लगे हाथ मैंने करा दिया। हालांकि इसका रेफरेंस मैंने भारत के साथ नहीं जोड़ा, क्योंकि भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से इस पर ऑलमोस्ट खामोशी है। क्या है? ऑलमोस्ट खामोशी है। तो बलूचिस्तान को मैंने दक्षिण एशिया के संदर्भ में बनाया है कि बलूचिस्तान की इस घटना का साउथ एशिया पर क्या इंपैक्ट होगा। मेंस का यही मैंने क्वेश्चन ही बना दिया। बलूचिस्तान की पूरी घटना आपको समझाऊंगा, बलूचिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन बताऊंगा, वहां की इकोनॉमिकल कंडीशन बताऊंगा, और किस प्रकार से यह एरिया पाकिस्तान ने उपेक्षित कर रखा है, इस विषय पर बातचीत करूंगा। और यह आंदोलन बलोच लोगों का कब से चल रहा है, उस विषय पर भी चर्चा करूंगा। और उसके बाद एक मॉडल क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा, जिसमें स्वाभाविक है साउथ एशिया का मुद्दा है तो भारत का रेफरेंस आएगा। तो बलूचिस्तान GS1 ज्योग्राफी के लिए भी, जीएस पेपर 2 स्वाभाविक है अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी भारत एवं उसके पड़ोसी संबंध। तो कोई भी आंतरिक मामला, जैसे बांग्लादेश में 2014 में जब शाहबाग स्क्वायर की घटना घटी थी, उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो स्वाभाविक रूप से इस प्रकार की घटनाओं पर यूपीएससी की निगाह रहती है।
तो इसलिए मैंने बलूचिस्तान को अच्छे से पकड़ा है। जीएस पेपर 3 स्वाभाविक है, इंटरनल सिक्योरिटी। अब अगर भारत की सीमा पर कोई भी घटना घटित हो रही तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के सामने क्या चैलेंजेस उठेंगे, इसको भी हमें ध्यान में रखना। हालांकि मैंने इंटरनल सिक्योरिटी के नेचर से इस टॉपिक को आईक्यूआईपी नहीं किया, इसका नेचर मैंने आईआर ही बनाया, लेकिन एक पार्ट रख दिया कि भाई इंटरनल सिक्योरिटी आप सब दिमाग में रखिएगा। जीएस पेपर 4 एथिक्स, पाकिस्तान को नैतिकता के उल्लंघन के घेरे में हम लोग घेरेंगे कि किस प्रकार से वो अपने एक क्षेत्र का जो विकास है उसको जानबूझकर बाधित कर रहा है और बलोच लोगों को कमजोर कर रहा है। कुंभ ने दुनिया को भारत की भव्यता दिखाई, ऐसा पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। ठीक है, यानी कि संपूर्ण विश्व को भारत की महानता कुंभ के माध्यम से दिखी, ऐसा वो पार्लियामेंट में कह रहे हैं। और जब वो कह रहे हैं तो ये यूपी पीसीएस के लिए एसे की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैंने इसमें भी यूपी पीसीएस के लिए एक एसे बना दिया, यानी पूरा कंप्लीट एसे कराने जा रहा हूं। फिर इसके बाद अगला टॉपिक आता है, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो ये टॉपिक मैं बहुत बार वुमेन इंपावरमेंट पर आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, ये भी गाहे बगाहे होता ही रहता है, पेट्रियार्की एंड सो ऑन, लेकिन ये टॉपिक आज मैंने रखा है। मेरी एक स्टूडेंट है, स्वाभाविक है थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है, जो मेरी पर्सनल मेंटोरशिप में है। लक्की बेटा, आपको थोड़ा खुशी होनी चाहिए, इसलिए आपका नाम मैं ले रहा हूं। ये आपके लिए, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल इनका है और इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया है कि कहीं कोचिंग नहीं कर रही हैं, और इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट दिखाया सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, और इन्होंने कहा सर आप जहां कहेंगे हम कोचिंग भी वहीं कर लेंगे, लेकिन हमें मेंटोरशिप आपकी चाहिए। तो ये मेरी कंप्लीट मेंटोरशिप में है सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो ये बेटा आपके लिए, यानी आज से सोसाइटी का कोई भी टॉपिक होगा वो मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की दृष्टि से भी डिस्कस करूंगा। तो इसको मैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल की दृष्टि से डिस्कस करने जा रहा हूं। प्लस जीएस पेपर 1 सोसाइटी, महिला समाज, महिला संगठन सिलेबस का पार्ट है। जीएस पेपर 2 स्वाभाविक महिलाओं के लिए सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट के कानून जैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम। जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, जब भी डिस्कशन होगा वुमेन का तो इंक्लूसिव ग्रोथ अपने आप आएगा और सोशल जस्टिस भी आएगा। जीएस पेपर 4 एथिक्स, ऑब्वियस लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण विषय है। इस पर यूपीएससी ने अभी तक अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 केस स्टडी वुमेन उत्पीड़न के ऊपर, महिला उत्पीड़न के ऊपर पूछा है कि नहीं पूछा। तो महिलाओं से जुड़ा कोई भी विषय जब 2 से 3 केस स्टडी आ चुकी है, और 1 या 2 पंडिता रमाबाई वाला और उसके पहले एक और की महिलाओं के विरुद्ध यौन अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यूपीएससी एथिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन पूछ चुका है तो हमें वुमेन से रिलेटेड विषयों पर हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए। तो एक रिसर्च भी हम कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, 2023 में भी प्रिंस कह रहे हैं पूछा है, बिल्कुल बेटा बिल्कुल पूछा है। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए बहुत से टॉपिक है। ये यूएस में सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, यूएस में सिख फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको भारत चाहता है कि अमेरिका की सरकार बैन करे, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, जमैका में गहरे समुद्र में खनन के लिए खनन संहिता बनाने पर बातचीत शुरू हुई, यानी कि डीप सी माइनिंग पर एक कोड बनाया जा रहा है, जिसे आप पढ़ते ना कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स। तो ऐसे डीप सी माइनिंग पर कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की बातचीत चल रही है। प्रीलिम्स के लिए देखेंगे ये क्या मामला है, डीप सी माइनिंग और उससे जुड़ा हुआ प्रीलिम्स का क्वेश्चन। फिर प्रीलिम्स के लिए आगे हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक निडार पहल शुरू की गई है, याद रखिएगा निडार, NIDAR, निडार भी निडर भी हिंदी में लिखा आ रहा है निडर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ड्रोन फेडरेशन इंडिया ने स्वयान अपने यान पहल के तहत ड्रोन रिसर्च के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती निडार का शुभारंभ प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए यानी भारत सरकार ने एक रोड मैप दिया है जिससे प्राइवेट सेक्टर
पशुपालन इकोनॉमी में अपनी भूमिका सुनिश्चित करे। और स्वाभाविक है, पशुपालन इकोनॉमी किसानों के लिए आय जनरेट करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जबकि कृषि अधिकतर भारतीय किसानों के लिए जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं रही है। ऐसे में यह विषय हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, जिसका पूरा का पूरा सिनेरियो आपके सामने खींचूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिका के बाहर मागा का प्रभाव, विभिन्न देशों ने क्या प्रतिक्रिया दी है, पहले इस विषय को आप एक बार जरा पढ़ें। मागा क्या है? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यह एक प्रकार का मूवमेंट है, यानी आंदोलन है, जिसके बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ। चलिए बताइए भाई फटाफट मेरे बच्चों, ठीक है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं इस विषय को लेकर के। मागा इफेक्ट, अमेरिका की नीति और दुनिया पर इसका प्रभाव। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यह बात करना चाहता हूं, जब हाथी चलता है तो जंगल हिलता है क्या? जब हाथी चलता है तो जंगल हिलता क्या? आप सबके कमेंट में देख रहा हूं, हां या ना। यानी जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका अपनी व्यापार नीतियों में अचानक बदलाव लाती है, तो इसका असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि भारत से लेकर चीन, यूरोप से लेकर अफ्रीका तक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इसकी लहरों को महसूस करती है। आज हम बात करेंगे उसी हाथी की, उसी अमेरिका की और उसके एक प्लान की, मागा, और जिसे मागा इफेक्ट कहा जाता है उसकी। मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नीति के तहत अमेरिका ने क्या क्या किया है आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहां कोई नई बात नहीं लिखी हुई, केवल मागा का जिक्र है। तो आपके सामने एक बार फिर से ओपन कर रहा हूं। यानी अमेरिका ने आक्रामक व्यापार शुल्क यानी टैरिफ नीति को आगे बढ़ाया, अपने उद्योगों को इस टैरिफ के द्वारा संरक्षित करने का प्रयास किया है। दूसरा यानी संरक्षणवाद की नीति, प्रोटेक्शनिज्म की नीति को आगे बढ़ाया और व्यापार संतुलन उसके पक्ष में हो, इसके लिए जो रणनीति अपनाई उसने भारत सहित दुनिया के कई देशों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इसका मतलब मागा यानी अमेरिका की जो नीतियां हैं वर्तमान की, जिसके बारे में आप विस्तार से पढ़ते हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि क्या मागा, मेरे प्यारे बच्चों जो आप देख पा रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका को वाकई महान बना रहा है? बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये चर्चा हो रही है कि भाई जब सब रास्ते बंद होते हैं तो कोई एक रास्ता खुल जाता है। क्या मागा अमेरिका को वाकई महान बना रहा है, या बाकी दुनिया को पहले से भी ज्यादा सतर्क और मजबूत बना रहा है? इसी विषय पर चर्चा है कि भाई ठीक है, तुमने मुसीबत डाली, समाधान हम ढूंढेंगे। भारत ने कैसे अपने व्यापारिक नियमों और टैरिफ नीतियों को बदला? क्या यह नीति ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ एक नई दीवार खड़ी कर रही है? इसी विषय पर आज एक रोचक चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि भैया दुनिया का जो सबसे बड़ा खेल है सिर्फ युद्ध के मैदानों पर नहीं, बल्कि व्यापारिक नीतियों में भी खेला जाता है। ट्रंप प्रशासन की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी सिर्फ एक देश की रणनीति नहीं है, बल्कि यह वैश्विक भू राजनीतिक परीक्षण बन गई है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बन गई है। आप कहेंगे सर ये कैसे बन गई है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट? यानी ये अमेरिका की नीति केवल उसकी नहीं रही है, एक वैश्विक भू राजनीतिक परीक्षण बन गई। अरे भाई अभी अभी तो बताया, अब जब उसने यह नीति लागू कर दी तो विभिन्न देश इस पर प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बताएं कि इससे हम कैसे निकलें। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बन गई है। यह विषय आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है।
पॉइंट इज क्लियर। और इसी के साथ साथ एक विषय यह भी आपके सामने रखूंगा कि जब राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, यह बहुत अच्छा वर्ड है जो ऐसे में आपको यूज करना है, जब नेशनलिज्म राष्ट्रवाद यानी भारत श्रेष्ठ है, अमेरिका श्रेष्ठ है, अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, चाइना फर्स्ट, राष्ट्रवाद, जब राष्ट्रवाद इकोनॉमी में प्रवेश करता है, जब राष्ट्रवाद इकोनॉमी में प्रवेश करता है तो क्या वह राष्ट्र की शक्ति बनता है या बंधन बन जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आपके सामने रख रहा हूं। राष्ट्रवाद 1860s के डिकेड में, 1860 के दशक में जो भारत में शुरू हुआ, उसके बाद हमने धीरे धीरे उस राष्ट्रवाद का सांगठनिक रूप 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में देखा और उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से हमने 1947 में भारत की आजादी का स्वप्न पूरा किया। तो यानी राष्ट्रवाद लाभकारी होता है, लेकिन अगर यह राष्ट्रवाद गलत हाथों में जाए तो वह नुकसान भी करता है। हिटलर भी पैदा कर देता है। वर्साय की संधि के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर जब जन्म लेता है तो वह राष्ट्रवाद को एक नए सिरे से निर्धारित करता है, जिसका परिणाम उसकी अपनी आत्महत्या और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाखों लोगों की जान में दिखाई देता है। तो मैंने यह केवल बता दिया कि राष्ट्रवाद को आप महसूस कर सकें इतिहास वाले एंगल से, तब इकोनॉमी वाला एंगल समझ में आएगा, क्योंकि इकोनॉमी वाला एंगल कई बच्चों के लिए एकदम से नया होता, करे सर समझ में नहीं आया, खासकर जो नए बच्चे। और नए बच्चे सोचते हैं जब हमारी कोचिंग खत्म हो जाएगी तब हम हिंदू वगैरह पढ़ेंगे, वो भी एकदम से गलत है। तो अब जब राष्ट्रवाद इकोनॉमी में प्रवेश करता है तो क्या वह राष्ट्र की शक्ति बनता है या बंधन? अमेरिका फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, ये सब क्या है? ये राष्ट्रवाद का आर्थिक रूप है। कल्पना कीजिए दो देशों का एक सिनारियो, एक परिदृश्य। पहला देश कोई सा भी, एक्स अमेरिका, इंडिया, कुछ भी, पहला देश अपने उद्योगों को बचाने के लिए ऊंचे टैरिफ लगाता। आपको पता अपने उद्योगों को बचाने का मतलब, कई बारी मैं डिस्कस कर चुका हूं। कोई डाउट है अपने उद्योगों को बचाने का मतलब? जैसे अमेरिका कि भाई बहुत ज्यादा चाइना से हम इंपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर सारा माल बाहर से आ जाएगा तो हमारे यहां जो उद्योग हैं वो पनपेंगे नहीं। ऊंचे टैरिफ लगाता है और किसी भी प्रकार के इंपोर्ट को ऐसी नीतियां बनाता है, टैरिफ नॉन टैरिफ लगाता है, हतोत्साहित करता है इंपोर्ट को और अपने नागरिकों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने का आग्रह करता है, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, पहला देश। दूसरा देश खुले व्यापार की नीति अपनाता है, वैश्विक कंपनियों को निवेश करने देता है और प्रतिस्पर्धा से अपने उद्योगों को मजबूत करने का अवसर देता है। अब आपसे यह प्रश्न मैं रखता हूं, आप मुझे बताइए, सोच करके बताइए कि इन दोनों में से कौन सा देश अगले 50 वर्षों में आर्थिक महाशक्ति बनेगा? कौन सा देश स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के नाम पर अपनी विकास क्षमता को सीमित कर देगा? विचार कीजिएगा। टैरिफ या टेक्नोलॉजी, राष्ट्रवाद या नवाचार, रक्षा या व्यापार, डिफेंस या ट्रेड, इन सवालों का उत्तर हमें इकोनॉमिक नेशनलिज्म, आर्थिक राष्ट्रवाद की सही समझ तक ले जाएगा, जो हम यहां समझेंगे। आर्थिक राष्ट्रवाद, यहां यह भी डिस्कशन है कि क्या यह आत्मनिर्भरता की कुंजी है या आर्थिक संकीर्णता का जाल है? क्या संरक्षणवाद से भारतीय उद्योग मजबूत होंगे या कमजोर होंगे? क्या वैश्वीकरण ने वास्तव में भारतीय किसानों, स्टार्टअप्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हानि पहुंचाई है? क्वेश्चन मार्क है भाई। क्या ट्रंप, मोदी और जिनपिंग की आर्थिक नीतियां एक जैसी हैं या पूरी तरह अलग हैं? हमारी आज की चर्चा इन सभी सवालों को खोलेगी मेरे प्यारे बच्चों, तर्क, तथ्य और ऐतिहासिक संदर्भों के साथ। तो आइए करते हैं आर्थिक नीतियों की एक रोमांचक यात्रा अपने इन दो टॉपिक्स के साथ, जो अमेरिका फर्स्ट और इन विषयों के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक बार आप सबसे सुनना चाहूंगा कि क्या
इस पूरे विषय का कॉन्टेक्स्ट आपकी समझ में आया? खासकर जो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस का मेंस लिखने जा रहे हैं, वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हम कॉन्टेक्स्ट को समझ गए हैं और इसमें से कई बातें हम अपने आंसर में उतार देंगे इकोनॉमी में, अगर ऐसा कोई विषय पूछा जाता है तो। ठीक है, तो आप सब यानी माइंड खुल गया है 360 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो व्हाट इज द इशू आपके सामने आ गया पूरा, अब आपको क्लियर हो गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब हम इसका IQ-IP कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्लास की। जीएस पेपर 2 IR। अब क्या बताने की जरूरत भाई? विकसित देश अमेरिका की नीति, विकासशील देशों की नीतियां उसके काउंटर में, तो बताने की जरूरत नहीं। भारत के हितों पर प्रभाव, ऑब्वियस है, यूपीएससी का प्रश्न यही रहता है। तो भारत के हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय पर अपन चर्चा कर चुके हैं, कर रहे हैं, आगे टॉपिक में बात करेंगे। जीएस पेपर 2 सेम वही कि भारत से संबंधित या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कोई भी करार, कोई भी एग्रीमेंट होते हैं तो, और इसका इंपैक्ट जीडीपी पर पड़ेगा, डेवलपमेंट पर पड़ेगा, यानी इकोनॉमी भी इसके साथ जुड़ी हुई, इंप्लॉयमेंट पर पड़ेगा। यार एक तो हमारा एक्सपोर्ट वैसे ही कम है, पॉइंट को पकड़ेगा, हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। यहां पर मैं पहले एक दो चीजें आपको समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। क्या मेरी पिक्चर मस्त दिख रही, यानी आपको कोई ऐसा, आज बोर्ड पे नहीं हूं तो कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करिए। फिर यहां एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, तब आगे बढ़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो हम पढ़ रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी, इंडिया का डेवलपमेंट, इंडिया का एम्प्लॉयमेंट, मेरे प्यारे बच्चों बड़ा एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। जब हम बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ के ओनली 4 इंजन्स होते हैं, और इस 4 इंजन में, यानी जैसे मान लीजिए कि ट्रेन का इंजन, 4 इंजन है, जीडीपी को एक ट्रेन मानिए, तो उस एक इंजन में एक्सटर्नल सेक्टर जिसका, यानी हम कितना निर्यात करते हैं, कितना आयात, तो ज्यादा निर्यात करते हैं, कम आयात करते हैं, तो हमारी जीडीपी में योगदान कर रहा है। बट हम तो निर्यात कम करते हैं, आयात ज्यादा करते हैं, यानी हमारा एक इंजन कमजोर है। ऊपर से अगर जिन देशों के साथ हम ट्रेड सरप्लस में हैं, जैसे अमेरिका के साथ, पॉइंट को पकड़िए, अगर वहां पर हमारे उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा कि हमने अमेरिका पर एक्स लगाया तो वो भी उतना लगाएंगे हमारे अन्य उत्पादों पर, तो स्वाभाविक है भारत का एक्सपोर्ट तो और गंभीर रूप से प्रभावित होगा, और हमारा ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा बढ़ेगा, और व्यापार घाटा बैलेंस ऑफ पेमेंट के सामने चैलेंज, और जब ये चैलेंज बढ़ेगा तो ये चैलेंज फॉरेक्स रिजर्व के सामने एक चैलेंज प्रस्तुत करेगा, और फॉरेक्स रिजर्व के सामने एक चैलेंज आएगा तो मैक्रो इकोनॉमी स्टेबिलिटी इंडिकेटर के सामने भी एक चैलेंज पैदा हो जाएगा। आई होप यहां तक की पिक्चर आप समझ पा रहे हैं। मेरे बच्चों, मुझे याद आया यहीं पर, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि ये तो हो गया इंडिया का रेफरेंस। अब अगर हम सामने चाइना अगर रख दें मेरे प्यारे बच्चों, चाइना को, तो चाइना तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी ही है कि नहीं? यानी उसकी जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा योगदान करता है जो वो वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरर है, यानी जो माल बना करके बेचता है। अब जरा देखिए, उसकी ग्रोथ का भी, इनफैक्ट उसकी ग्रोथ का बहुत बड़ा इंजन है एक्सपोर्ट, लेकिन उसके ऊपर भी टैरिफ लग रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उसने सलूशन क्या निकाला है, जरा गहराई से समझिएगा, वो मैं यही बता दूं, तब आपको समझ में आएगा कि चाइना इकोनॉमी में भी कितना रेशनल है, तार्किक है। विजडम फाइंड्स ट्रुथ, यानी बुद्धिमत्ता के द्वारा हम सत्य को पहचानते हैं, विजनरी डिसीजन लेते हैं। उसने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, जैसे उसको पता लगा कि अमेरिका आ गया है, उसने कहा, ट्रंप आ गया, उसने कहा गुरु कुछ तो करना पड़ेगा। तो जैसे ही ट्रंप आए,
ऐसी ऐसी आंखों के साथ, ठीक है, ट्रंप का फेस मैंने ठीक बनाया, वैसे ही सी जिनपिंग छोटी छोटी आंखों के साथ, ठीक है, सी जिनपिंग छोटी छोटी आंखों के साथ इन्होंने क्या कहा, अब हम जीडीपी ग्रोथ के एक इंजन पर फोकस करेंगे जिसका नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसी। यानी इन्होंने, मैं नाम दे रहा हूं, कंज्यूमर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल प्रस्तुत कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? कंज्यूमर लेड इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल, यानी अब इन्होंने डोमेस्टिक इकोनॉमी को बड़ा करने की कोशिश की। इसके लिए कंज्यूमर्स को ईएमआई वगैरह नहीं, ढेर सारी सहूलियतें प्रदान की कि जो माल हमने बनाया है अगर विदेश नहीं भेज रहे हैं, अगर कुछ बाधा है तो जो बच रहा है, ऐसा तो नहीं सब रुक गया है, तो उसको हम डोमेस्टिक सेक्टर में ही खपा दें। और चूंकि चाइना में पॉपुलेशन भी है, जैसे हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड उनके पास भी है, जैसे हमारे पास बड़ी जनसंख्या वैसे उनके पास भी है, जैसे हमारी परचेजिंग पावर है हमारे नागरिकों की वैसे ही, और उससे मजबूत पर कैपिटा इनकम चाइना की। तो चाइना ने यह रणनीति अपनाई है जिसके द्वारा वह अपने एक्सपोर्ट को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई करने का लक्ष्य रख रहा है और उसको आगे बढ़ाया है। तो हिंदुस्तान को भी इसी प्रकार की कुछ रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। जैसा कि हमने पीछे देखा, इसीलिए इनकम टैक्स वगैरह में राहत दी गई कि हिंदुस्तान भी कंज्यूमर को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि 100 रुपए में 56 रुपए न केवल हिंदुस्तान में अपितु सभी देशों में जो हम खरीदारी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, वह हमारी इकोनॉमी का एक बहुत मजबूत सेगमेंट बनाता है। पॉइंट इज क्लियर? तो इकोनॉमी के साथ आईआर कैसे रिलेट कर रहा है आप यहां से देख सकते हैं, यही मैं आपको सिखाना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि 2020 में आपसे प्रश्न पूछा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, अब आगे पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही आर्थिक समृद्धि और विकास को निर्धारित करते हैं। पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? लिख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध ही, इंटरनेशनल रिलेशन ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को डिटरमाइन करते हैं। तो यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेरे बच्चे 360 डिग्री सोच रहे हैं तो कुछ भी पूछो वो समेट करके अपनी बातों को रख देंगे। ठीक है, आई थिंक पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब बेटा छवि आगे क्या होगा वो तो अलग बात है, क्या बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी। जीएस पेपर 3 ऑब्वियस इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है, इंडिया फर्स्ट। तो यहां के साथ भी रिलेटेड, जिस पर मैंने बनाई दिया, उदारीकरण के साथ भूमंडलीकरण जुड़ा ही हुआ है। जीएस पेपर 4 एथिक्स, इस प्रकार की कोई भी नीति मेरे प्यारे बच्चों इंटरनेशनल रिलेशन में एक एथिकल इश्यू, इनफैक्ट एथिकल कंसर्न, नैतिक चिंता प्रस्तुत करता है। तो ये जो भी इस समय वर्ल्ड का सिनारियो है, ये ट्रेड वॉर, ये टेक्नो वॉर, दोनों प्रकार के वार, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता की दृष्टि से उचित नहीं। क्यों? क्योंकि नैतिकता कहती है कि मानव कल्याण सर्वोपरि है, साधन एवं साध्य इस प्रकार से, यानी साध्य क्या है? ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण। वो मानो चाहे अमेरिका को, चाइना को, इंडिया को, या साउथ अफ्रीका के रवांडा, बुरुंडी का हो, कहीं का भी हो, ह्यूमन वेलफेयर यानी साध्य है, एंड्स है ह्यूमन वेलफेयर, और मीन्स है गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई होप आप इस विषय को समझ रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसे साधन अपनाएं जिससे कि साध्य पूरा हो सके, लेकिन यहां पर प्रत्येक देश अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए साधन अपना रहा है। ट्रेड वॉर, टेक्नो वॉर की स्थिति पैदा हो रही है जो साध्य यानी ह्यूमन वेलफेयर को कमजोर कर रहा है। ऐसे में यह सभी नीतियां जो ट्रेड वॉर, प्रोटेक्शनिज्म के साथ जुड़ी हुई हैं या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में गंभीर नैतिक चिंता उत्पन्न करती है। आप ऐसा लिख दीजिएगा। 3 प्रश्न अभी तक इंटरनेशनल इथिक्स पे पूछा जा चुका है और इत्तेफाक पिछले 2 सालों से, अगर मैं सही हूं
तो एक भी प्रश्न इंटरनेशनल इथिक्स पर नहीं आया, दो क्या पिछले 3 सालों से शायद। ठीक है, तो इसका मतलब 2025 में आप सब तैयार रहिएगा इस प्रकार के प्रश्न का मुकाबला करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं यानी सेम यूपीपीसीएस का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो सेम बेटा, तो आईआर एकदम कॉपी है, उसमें तो कुछ करना ही नहीं। इससे बहुत से बच्चों को इकोनॉमी भी सेम कॉपी है। ठीक है, एथिक्स तो टोटल कॉपी है। बिहार पीसीएस में भी स्वाभाविक राष्ट्रीय और ये देखिए अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं, तो यह यानी बिहार पीसीएस के लिए इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट इवेंट हैं तो वो आपके सामने आ गए। आपको पहले बता दो 2 निबंध कराऊंगा इससे और 3 फुल लेंथ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको पूरा आनंद आने वाला है यानी आज के इस विषय को पढ़ करके। अब अगर आप प्रश्नों को देखें तो स्वाभाविक यह नए विषय हैं, बिल्कुल उठ के आए हैं, तो इन पर तो पीवाईक्यूज नहीं है, लेकिन पीवाईक्यूज जब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मुद्दा चर्चा में होता है वो पूछा जाता है, वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है, पश्चिम यानी इस प्रश्न में यही पूछा है कि भाई चीन से अब पश्चिम चाहता है कि शिफ्ट करे अपने इकोनॉमिक रिलेशन और वो इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटी है उसको ध्यान में रखते हुए इस विषय पर आपको प्रश्न लिखना था कि द बेस्ट इज फोस्टरिंग इंडिया एज एन अल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना सप्लाई चेन एंड एज अ स्ट्रेटेजिक एलाई टू काउंटर चाइनाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस। तो एक चीज तो ये हो गया, तो इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वेस्ट क्या चाहता है, पश्चिम क्या चाहता है, उस पर प्रश्न बना। तो अब अमेरिका क्या चाहता है एक, और अदर वेस्ट क्या चाहता है यानी कि यूरोपियन यूनियन क्या चाहता है, यह भी तो एक मुद्दा बन रहा है। तो आगे उस संदर्भ को लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं 2023। हाँ छवि बिल्कुल बेटे सही बात है, ये 7 सोशल सिन में से भी एक सदाचार रहित, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल आएगा, बहुत बढ़िया। ये हुई ताकतवर वाली बात, ये तुमको क्यों समझ में आई, चूंकि तुमको कल यह आंतरिक ज्ञान हुआ कि हम एक एक विषय पढ़ते हुए चलेंगे तो कहानी पलट देंगे, सारा समेटेंगे तो कहानी बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी, एक अपनी स्टूडेंट रश्मि की कहानी आपको सुनाता हूं, यानी कल ही वो पर्सनल मेंटोरशिप में आई, आज सॉरी, और उनका आने के पीछे का रीजन क्या था, 2 महीने बचे हुए हैं, हालांकि उनको मैंने 2 साल के लिए दिया है, इस साल भी आप करो अगले साल भी करो, और कि वो कर रही है लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पा रही, कभी ये गैप कभी वो गैप, केवल रेगुलरिटी के लिए। तो ये सब बड़े इश्यूज हैं जो हम समझते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन होता नहीं है। तो जैसे तुम्हें छवि लगता था कि एक साथ सारे, सर जीएस 3 नहीं हो रहा, जीएस 2 नहीं हो रहा, हम लोग कभी कभी आपस में हंसते थे, मैं रवि सर आदित्य सर कि यार एक बच्चा, और देखो तुम खुद हमारे बिना कहे तुम आ गई उसी पे, तुमने सरेंडर बोल दिया कि नहीं सर अब एक एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे, यानी पहले ऑप्शनल पढ़ रहे तो ऑप्शनल पर पूरा कमांड कर लेंगे, फिर उसके बाद किसी अगले सब्जेक्ट पर जाएंगे, यानी धीरे धीरे पता चला एक साथ सारे सब्जेक्ट आप रिवाइज कब करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने डिजिटलीकरण को लेकर के क्या चुनौती थी, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हालांकि डायरेक्ट इसका आईआर से रिलेशन नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था के सामने अमेरिका की संरक्षणवाद या ट्रेड वॉर, ये जो चल रहा है अमेरिका चाइना और अन्य देशों के बीच में, इसके कारण क्या चैलेंज आएंगे, यह समझाने के लिए मैंने यह प्रश्न यहां डाला है कि आपको तैयार रहना है। फिर इसके बाद नाटो वगैरह आता है, नहीं जो भी अच्छा होता, नाटो का विस्तार यह प्रश्न आया था, और नाटो के विस्तार यानी यूक्रेन उसमें शामिल होना चाहता था, तभी रशिया ने अटैक किया, और मेरे प्यारे बच्चों 2022 में रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पर, नाटो के मुद्दे को लेकर के उठा करके नाटो चिपका दिया। तो अब ये जो ट्रेड वार, ये जो मांगा है मेक अमेरिका अगेन, सबसे विश्व का ताकतवर देश अभी भी है लेकिन फिर भी, तो
जैसे नाटो आया वैसे मागा आ सकता है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद 18 में पूछा वर्ल्ड ट्रेड में संरक्षणवाद और मुद्रा हेरफेर। देख सकते हो उस समय मनी मैनिपुलेशन यानी अपनी मुद्रा की कीमत को गिरा देना व्यापार को बढ़ाने के लिए खूब हो रहा था, खासकर चाइना कर रहा था। और प्रोटेक्शनिज्म, संरक्षणवाद सभी देश कर रहे थे। तो कहां तक भारत की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे ये नुकसान पहुंचाएंगे। यानी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक शब्द है, लेकिन टोटल इसको कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, जीडीपी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो स्वाभाविक है फिर से प्रश्न आएगा कि ये जो ट्रेड वॉर है, ये जो अमेरिका फर्स्ट है, ये जो मागा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये भारत के मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंडिकेटर को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। ठीक है, रानी आपका बीपीएससी का मेंस है क्या? फिर 2021 में क्या अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है जो कोल्ड वॉर के समय की यूएसएसआर से ज्यादा है? बिल्कुल है, इसीलिए मागा कर रहा है वो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये इसीलिए क्योंकि अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण है। द यूएसए इज फेसिंग एन existential threat in form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union। आप देख सकते हैं मागा और इसके साथ साथ जो उनकी पॉलिसी है टेक्नो एंड ट्रेड में चाइना को प्रतिबंधित करने की नीति पर चल रहा है। यह स्वाभाविक है, इस प्रश्न को जस्टिफाई कर देता है। क्या आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे यह पंक्ति? फिर 2018 में यदि डब्ल्यूटीओ को जिंदा रहना इस ट्रेड वॉर प्रोटेक्शनिज्म के एरा में, तो उसे महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे। यह भी आपसे प्रश्न पूछा, आप विचार कीजिए। तो क्या आज यह प्रश्न उतना ही वैलिड नहीं है, ये जो हम ट्रेड और टेक्नो वॉर कर रहे हैं, जबकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैंडेट है, जिसको बनाया इसलिए गया है पहले गैट के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर वही गैट 1995 में डब्ल्यूटीओ के रूप में हमारे सामने आता है। डब्ल्यूटीओ क्यों बना गया? वाई? जिससे कि वर्ल्ड ट्रेड में डिस्टॉर्शन ना हो, विकृति ना आए। ये विकृति ही तो है। एक कह रहा है कि हम आप पे इतना टैरिफ लगाएंगे, दूसरा कहता है हम आप पे इतना लगा देंगे। तो डब्ल्यूटीओ कहां रह गया? यही प्रश्न पूछा भैया, अगर डब्ल्यूटीओ को जिंदा रहना है तो स्वाभाविक रूप से उसे सुधार करने होंगे। और कौन कौन से सुधार, वो मैंने आप लोगों को सब बताए। ठीक है, तो आज भी यह प्रश्न 100% वैलिड है, और यही प्रश्न थोड़े बहुत भाषा रूपांतरण, लैंग्वेज चेंज के साथ, क्या 25 में, 26 में, या बिहार पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, या किसी अदर पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस का मेंस होने जा रहा है, क्या उसमें नहीं पूछा जाएगा? क्या हरियाणा पीसीएस का फॉर्म आने वाला, उसमें नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, तो इस प्रकार की, अब यहां पर लिखा हुआ नैम, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक बहुध्रुवीय विश्व में अपनी प्रासंगिकता को खो देता है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आपने लगा दिया? कि आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है, या किसी बच्चे ने सोच लिया है कि कैसे ये इंटरलिंक होगा? एक बार मुझे बताएं, तब मैं बताऊं। क्या आप सब में से किसी ने ये सोच लिया है कि ये कैसे इंटरलिंक होगा? अरे बेटा, नैम की प्रासंगिकता अब और ज्यादा हो जाती। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रासंगिकता पूछे तो लिखना यह वर्तमान में और हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में जो विश्व है वह बंद होता जा रहा है। कोल्ड वॉर के समय भी दो गुट थे, या तीसरा विकल्प लेके आता है। ऐसे में नैम उन सभी देशों के लिए एक आशा की किरण है
जो इस ट्रेड और टेक्नोवार से आर्थिक रूप से गंभीर रूप से प्रभावित हैं और आगे होने जा रहे हैं। मजा आ गया? अब आप देखो 2009 में प्रश्न पूछा, ग्लोबलाइजेशन वर्सेस नेशनलिज्म, वैश्वीकरण बनाम राष्ट्रवाद। मेरे बच्चों, यह निबंध मैं कराने जा रहा हूं। एक आदर्श विश्व व्यवस्था का मेरा दृष्टिकोण, माई विजन ऑफ एन आइडियल वर्ल्ड ऑर्डर। तो आपका विजन क्या होगा? इस प्रकार की गतिविधियां ना हो, आपका विजन यही होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं अपनी लीडर की भूमिका निभाएं, आपका दृष्टिकोण यही होगा। वर्तमान में इस ट्रेड टेक्नोवॉर प्रोटेक्शनिज्म के दौर में, मागा के दौर में, एक आदर्श विश्व व्यवस्था डगमगा रही है। इसलिए आपका दृष्टिकोण क्या होगा, मैंने आपको बता दिया। अब इस निबंध को जब आप लिखेंगे तो पहले समस्या बताएंगे ना, तभी तो कि आज की जो विश्व व्यवस्था है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैलेंजेस का सामना कर रही है। लिख दिया। अब उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। इन चैलेंजेस के कारण ग्लोबल ऑर्डर विकृति का शिकार है, डिस्टोर्शन का शिकार है। ऐसे में अब आप बताइए कि मेरा दृष्टिकोण क्या होगा। इन सभी समस्याओं का समाधान जो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा, और फिर एक एक समस्या कैसे सुधारी जाएगी, उसमें विभिन्न संस्थाओं की, लीडर्स की, विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, खासकर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की, रीजनल, बायलैटरल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स जितनी है, उनकी क्या भूमिका होगी, आप लिख करके फलसफा तैयार। ठीक है। द इंप्लीकेशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर इंडिया, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया 2000 में। एथिक्स और ऐसे मैंने यहां डिस्कस कर दिया, मॉडल ए से लगा हुआ। कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? पहले IQIP यानी आपके रोए खड़े हुए कि नहीं, गूज बम्स हुए कि नहीं हुए? क्योंकि अगर मेरे IQIP में गूज बम ना हो तो फिर सुनील अभिव्यक्ति की क्लास का कोई मतलब नहीं। यानी आप जब पढ़ने आए तो आपको लगे कि हाँ यार कुछ लेके जा रहे हैं, एडिटोरियल लेके नहीं जा रहे हैं। क्योंकि एडिटोरियल लेके जाएंगे तो डेली मैं 10-15 एडिटोरियल कराता हूं, आप बोझ के तले दब के और बेकार हो जाएंगे। ये जो IQIP सीख के जाते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं सिंपल आपसे कहना चाहता हूं, अंदर का कंटेंट क्या ही मतलब है, जितना मैंने बताना था बता दिया। अंदर आप अब इसको पढ़े ना पढ़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है। अब आइए जरा देखते हैं भैया, इंट्रोडक्शन द मागा इफेक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड। अब एक बार सरसरी निगाह से कंटेंट एनालिसिस कर दूं कि क्या क्या है, उसके बाद आप इस पर बढ़िया सा हमला बोल दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो बच्चों अब आप समझिए, मैं फिर से कह रहा हूं 2025 वाले प्रीलिम्स निकला तो आपके घर में सिलेक्शन की सहनाई बजी, और यह असत्य नहीं है, यह मेरी मेहनत, मेरे जुनून, मेरे पागलपन और मेरे दिमाग के स्तर की सोचने वाली उस मशीन के कारण मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति है और उसे कंप्यूटर मिल जाए तो वह क्या से क्या कर सकता है। तो बस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार का जो मेंटोरशिप होगा मेंस वाला, वो किस लेवल का होगा, आपका GS तैयार है नहीं, आपका ऑप्शन, हालांकि सब तैयार है मेरे बच्चों का। एक बात कह रहा हूं मैं, और मैं पास करा ले जाऊंगा। बस केवल अगर हिंदी साहित्य, भैया व्याख्या पहचानो, चूंकि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरा ही बच्चा है दुर्गेश, अभी IAS PCS के ग्रुप में शामिल हुआ, उसका PCS का भी प्री हुआ है, तो मेरे साथ ही वो मेंस की तैयारी कर रहा है जिसमें PCS के क्वालिफाई बच्चे हैं। ठीक है। उसकी 3 व्याख्या गलत हो गई थी, मेरा ही बच्चा है। ठीक है। अभी PCS वाले बैच में आप सब देखेंगे जो PCS वाले बच्चे हैं, तो बताएं यहां पे। और उसका आखिरी अटेम्प्ट था, 3 व्याख्या गलत। भैया व्याख्या तो पहचानना आपका काम है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हिंदी साहित्य की बात मैं कर रहा हूं, बाकी तो और किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इतिहास वालों की मैपिंग वो आपकी समस्या है, लिखना हम बताएंगे, लेकिन मैपिंग में आपको भी उतना ही जोर लगाना होगा, मार्केट की कोई किताब लेकर के। उसके बाद तो फिर मैं कहानी पलट के रख दूंगा। व्याख्या पहचानना, लिखना कैसे हो मैं सिखाऊंगा। मानचित्र पहचानना है, लिखना कैसे हो मैं सिखाऊंगा। ठीक है। और बाकी अन्य सभी ऑप्शनल में मैं
मैं स्वाभाविक रूप से मेंटोरशिप दे ही रहा हूं। मैं आगे हुआ, मुझे लगा कि मैं बड़ा दिखूंगा, लेकिन मैं छोटा दिखने लगा। यहां बैठूं तो शायद बड़ा दिखूं। हाँ ठीक है, ठीक है। यूट्यूब से थोड़ा यहां इसलिए भी शिफ्ट हुआ बच्चों कि बच्चे सर आप जब एकदम जोश में पढ़ा देते हैं एनर्जी, अरे हमारे घुटने भी दर्द करते हैं यार। और घुटने क्यों दर्द करते हैं इसका मैं जून में या जुलाई में आप लोगों को प्रमाण दूंगा। अभी थोड़ा सा साइलेंट है जून जुलाई में, इसलिए ठीक है। वैश्विक व्यापार पर मागा का प्रभाव, भाई बताने की जरूरत है क्या मागा क्या है, ठीक है। तो मागा आप सबको बताया गया है, इसके तहत क्या हो रहा है। ऑब्वियस है टैरिफ वगैरह लगाए जा रहे हैं, क्या बताने की जरूरत है, सब बच्चे बताएं तो नहीं। अब आता है इंडिया का भी इसमें जिक्र कर दिया गया है। भारत संरक्षणवाद से व्यापार उदारीकरण की ओर बदलाव, आप देख सकते हैं, यानी भारत भी संरक्षणवाद पे था। 2016 के बाद यहां डेटा दिया हुआ है, बट 2025 के बजट में अपने भारत ने अपना रुख बदला और ये जो अमेरिका के दबाव के जवाब में उसने अमेरिका के उत्पादों पर टैरिफ घटाया। बड़ा महत्वपूर्ण बात है, यानी हम भी संरक्षणवाद पे थे, लेकिन 2025 के बजट से ही हम संरक्षणवाद से थोड़ा सा पीछे हटे। यह भारत के 1991 के आर्थिक उदारीकरण मॉडल से एक सुनियोजित प्रस्थान को दर्शाता है, जिसमें आयात शुल्क को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। अब इसके लाभ होंगे भाई, आर्थिक अमेरिका के साथ संबंध बेहतर होंगे, बट इसकी कमी क्या होगी कि जो रेवेन्यू आता है कम हो जाएगा, जिससे आयात पर निर्भरता हमारी बढ़ेगी। अब हम देखें कि भारत और चीन की क्या अप्रोच रही है। भारत ने कम टैरिफ लगाया, ठीक है, और चीन ने क्या किया, घरेलू खपत में वृद्धि का मॉडल अपनाया। ये जरा देखिएगा, भारत ने क्या किया, विलासिता आयात को, और चीन ने क्या किया, उपभोक्ता अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया। दीर्घकालिक लक्ष्य व्यापार संतुलन में सुधार, और इसका है निर्यात पर निर्भरता कम करना, ठीक है। यानी तीनों की नीति प्रतिक्रिया रही हमारी क्या, अमेरिका की इस पॉलिसी पे कि हम टैरिफ कम कर देंगे। उस चीन ने कहा नहीं भाई हम तो घरेलू खपत में वृद्धि करेंगे। हमारा लक्ष्य क्या था कि विलासिता वाले आयात पर हम टैरिफ कम कर देंगे, जैसे महंगी गाड़ियां वगैरह। और चीन का कि भैया हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनेंगे। दीर्घकालिक लक्ष्य हमारा क्या है कि हम अपने व्यापार संतुलन में सुधार कर सकें। इसने कहा कि दीर्घकालिक लक्ष्य निर्यात पर निर्भरता ही कम कर देंगे। तो ये जरा याद रखिएगा, चीन का विजनरी, अब भारत का विजनरी होगा नहीं होगा, ये आगे आने वाले समय पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीन की प्रतिक्रिया वो मैंने बॉक्स आइटम में ही बता दी है स्टार्टिंग में, कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ। तो क्या इसको पढ़ाने की जरूरत है, यही है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया। यानी किसकी क्या नीति है, तो अमेरिका की इस नीति के जवाब में इंडिया की क्या नीति है, चाइना की क्या नीति है, ठीक है बच्चे। पॉइंट इज क्लियर, क्लियर है। तो बस यही सारी बात है। जापान ने भी कभी ऐसे किया था। अब आता है यानी अमेरिका की नीति। अभी तक आपने क्या पढ़ा, यूएस की पॉलिसी और उस पर इंडिया की नीति और चाइना की नीति, कैसे रिएक्ट हम कर रहे हैं, हमारे क्या दीर्घकालिक लक्ष्य हमने पढ़ा। अब आते हैं यूरोप की क्या प्रतिक्रिया है। तो भाई यूरोप अमेरिका के यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के तहत वो जो भी कर रहा है कि हम भाई नाटो को जो खर्चा दे रहे हैं वो भी नहीं देंगे, जो हम मिलिट्री असिस्टेंस दे रहे थे उसमें भी कटौती करेंगे यूरोपियन देशों को। और आपको पता है कि यूरोपीय देश 2-3 को छोड़ करके, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इसके या स्पेन हो गया कुछ हद तक, उसके बाद तो किसी देश के पास कुछ है ही नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में यूरोप के देश क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम भाई मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर अब अपना खड़ा करेंगे। क्या करेंगे? मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़ा कर रहे हैं, तो ये उनकी अपनी पॉलिसी है। ठीक है बच्चे, यानी रक्षा व्यय में वृद्धि जर्मनी कर रहा है, यूरोपीय संघ में। ठीक है, वही सारी बातें। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। अब आता है कि अगर ये देश ऐसा करेंगे, यानी कि इंडिया जो कर रहा है, जो चाइना कर रहा है, जो यूरोपियन यूनियन कर रहा है, तो ऑब्वियस है संयुक्त राज्य अमेरिका पर प्रभाव क्या होगा? क्या उसके लिए कुछ दिक्कत तो नहीं आएगी? आर्थिक और पॉलिसी रिस्क होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यानी उसको अल्पावधि लाभ होगा कि उच्च टैरिफ अगर वो लगाता है तो उसके डोमेस्टिक मार्केट में बाहरी वस्तुएं कम आएंगी, तो अधिक घरेलू उत्पादन होगा और अल्पकालिक औद्योगिक विकास दिखेगा। ठीक है, और कर में कटौती और संरक्षण वास्ते लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और अस्थायी रूप से जीडीपी को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन दीर्घकालिक जोखिम में उच्च मुद्रास्फीति। आप कहें कैसे? अरे भैया, कोई देश सारी वस्तुएं खुद तो रखता नहीं, कुछ बाहर से मंगाता है। यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में किस चीज की स्टडी की जाती है? कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो ऐसे में कुछ तो आयात करोगे, तो जो आयात करोगे वो महंगा हो जाएगा, तो आपके कंज्यूमर उस महंगे उत्पाद को खरीदेंगे, तो मुद्रास्फीति, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का खतरा बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। और जैसे ही आप किसी के ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो आपके ऊपर भी टैरिफ लगेगा, यानी अमेरिका के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उन पर चीन और यूरोपियन यूनियन भी टैक्स बढ़ा देंगे, तो स्वाभाविक वहां का एग्रीकल्चर जो बेस है वो भी कमजोर पड़ेगा। ठीक है, डॉलर की वैश्विक रिजर्व स्थिति भी जोखिम में आएगी, क्योंकि जब ये हर प्रकार से विभिन्न देशों पर नियंत्रण लगाएंगे तो लोग डॉलर से हटेंगे, जैसे हमने रूपी रूपल एग्रीमेंट किया, तो ये भी घटना देखने को मिलेगी। ये सारी बातें हैं। तो ऐसे में यही कहा गया कि विश्व के सभी देशों को एक संतुलित नीति अपनाना चाहिए, अमेरिका को भी उसी नीति पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें उसको अल्पकालिक लाभ तो है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान भी है, और वो क्या क्या है मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ने का रास्ता भारत क्या करे, चाइना क्या करे, तो वो कर ही रहे हैं। यूरोपियन यूनियन क्या करे, अमेरिका क्या करे, तो भारत क्या करे? संतुलित व्यापार नीतियों को बनाए रखें, यानी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग, आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करते हुए रणनीतिक टैरिफ कटौती। रणनीतिक टैरिफ का मतलब कि अमेरिका के कुछ उत्पादों को राहत देना या विश्व के अन्य किसी भी देश के उत्पाद को राहत देना, और अपेक्षा करना कि वो भी हमारे उत्पादों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। यूरोपियन चीन के लिए क्या है आप देख सकते हैं, निर्यात प्रतिस्पर्धा बनाए रखे, उसके साथ साथ घरेलू उपभोग में वृद्धि करे, यानी केवल कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी ना बने, एक्सपोर्ट का सिस्टम वो चलाती रहे, चूंकि वह एक्सपोर्ट का किंग है। ऐसे में किंग कमजोर पड़ेगा तो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन क्या करे कि अपनी स्वतंत्र डिफेंस कैपेबिलिटी डेवलप करे, अमेरिका पर इंडिपेंडेंसी छोड़े, और अमेरिका क्या करे कि अपनी टैरिफ डिप्लोमेसी पर पुनर्विचार करे। क्यों? क्योंकि अल्पकालिक रूप से उसे फायदा है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हमने देखा कि उसे नुकसान है। कैसा लगा बच्चों? ठीक है, तो ट्रंप की जो मांगा रणनीति है, जिसका उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व को मजबूत करना है, उसने अनजाने में ग्लोबल ट्रेड, मोबिलिटी, वैश्विक व्यापार गतिशीलता को नया रूप दे दिया है। जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, समस्या दोगे गुरु तो समाधान निकल ही आता है। भारत, चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे देश नीतिगत बदलावों के माध्यम से अनुकूलन कर रहे हैं, जो उन्हें दीर्घकालिक रूप से लाभ पहुंचा सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और यूपीएससी प्रासंगिकता, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 निबंध, संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण, विश्व व्यापार का भविष्य, आर्थिक राष्ट्रवाद वरदान या अभिशाप, ऐसे टॉपिक, प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, अ बून और अ बेन। अब ये दोनों निबंध मैं कराने जा रहा हूं एसे आंसर राइटिंग 1000 से 1200 शब्द में, जिससे आप काफी कुछ यहां से सीख सकें।
प्रोटेक्शनिज्म वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण, विश्व व्यापार का भविष्य। सबसे पहले स्वाभाविक है इंट्रोडक्शन, लगभग 150 शब्दों में है, आप अगर काउंट करेंगे, मैं एक बार बताता जाऊं। बाकी पूरा का पूरा टॉपिक है और उसके बाद जो कंक्लूजन है वो लगभग 125 शब्दों में है, ये मैंने बनाया है। अब आते हैं संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण। परिचय आप देख सकते हैं, 21वीं सदी में संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के बीच बहस तेज हो गई है, जो आर्थिक संकटों, व्यापार युद्धों और बदलते भू राजनीतिक संगठनों से या गठबंधनों से प्रभावित है। देखिए कैसे लिखा हुआ, आप लैंग्वेज देखिएगा। वैश्वीकरण मुक्त व्यापार, आर्थिक एकीकरण और तकनीकी प्रसार को बढ़ावा देता है, जबकि संरक्षणवाद व्यापार बाधाओं, घरेलू उद्योग संरक्षण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की वकालत करता है। ऐतिहासिक रूप से दोनों मॉडलों ने विश्व व्यापार को प्रभावित किया, यानी दोनों का इंपैक्ट पड़ा है। महामंदी यानी 1930 के दशक ने संरक्षणवादी नीतियों को मजबूत किया, जिससे आर्थिक स्थिरता आई, जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि ने WTO, IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के तहत उदार वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। जरा आप देखिए कितना बढ़िया रिलेशन है संरक्षणवाद बनाम वैश्वीकरण, यानी दोनों को कितना बढ़िया से डिफाइन किया गया है। और देखिए इस प्रकार की जो डिफाइन करने की पद्धति है, बारंबार रिवीजन से ही आप में आएगी। अगर आप सोचते हैं एक दिन में ऐसा कर पाएंगे तो वो संभव नहीं। यह निबंध निम्नलिखित का अन्वेषण करता है। पहला, संरक्षणवाद और वैश्वीकरण दोनों के गुण और दोष। दूसरा, ऐसा भी निबंध लिखने की शैली है। दूसरा, उनके प्रभाव को दर्शाने वाले ऐतिहासिक और समकालीन उदाहरण। तीसरा, वैश्विक व्यापार नीतियों को नया रूप देने में कोविड-19 की भूमिका। विकासशील और विकसित देश इस संतुलन को किस प्रकार बनाए हुए हैं। पांचवा, विश्व व्यापार का भविष्य क्या क्षेत्रीयकरण, निष्पक्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी संचालित नीतियां एक अस्थायी मॉडल प्रदान कर सकती हैं। तेजी से जटिल होती वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों को सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए संरक्षणवाद और वैश्वीकरण के बीच रणनीतिक संतुलन जरूर बनाना होगा। और मैंने पूरा लेक्चर इसी विषय पर दिया है, अगर आपको याद हो मेरे प्यारे बच्चों। तो संरक्षणवाद, ताकत और कमजोरियां, तो विस्तार से आप देख सकते हैं, स्वयं करेंगे, मैं केवल हेडिंग आपको बताता चलूं। तो संरक्षणवाद के लाभ यानी घरेलू उद्योगों की सुरक्षा मैंने एनालिसिस में बहुत अच्छे से बता दिया। दूसरा, स्वाभाविक है अगर घरेलू उद्योगों को सुरक्षा मिलेगी तो दूसरा लाभ होगा कि रोजगार, भाई घरेलू उद्योग बढ़ेंगे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज चारों को फायदा होगा और आर्थिक आत्मनिर्भरता आएगी। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसके साथ जब आप आर्थिक रूप से ताकतवर होते हैं तो आप डिफेंस और अन्य चीजों पर पैसा खर्च करते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता भी आप अर्जित करेंगे। बट संरक्षणवाद की कमियां भी हैं, यानी आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी और प्रत्येक देश कुछ न कुछ आयात करता है, तो उच्च उपभोक्ता मूल्य यानी लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। व्यापार प्रतिशोध और आर्थिक अलगाव यह भी होगा कि अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर भी लगाया जाएगा और इससे आपकी इकोनॉमी अन्य देशों की इकोनॉमी से अलग होगी। उसके कारण से आपकी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, जैसे मैंने आपको बताया। और तीसरा, नवाचार और उत्पादकता में गिरावट, यानी बच्चों जब ग्लोबलाइजेशन होता है, मतलब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन एक साथ चलते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई एक कोचिंग और आ गई, यानी कोई एक और आ गया जो कह रहा कि मैं भी अब IQIP कराऊंगा, तो मुझे क्या होगा, यानी एक कंपटीशन मिलेगा। उसको भी क्या मिलेगा, कंपटीशन कि किसका IQIP ज्यादा बेहतर। आप लोग मेरे पास क्यों आते हैं, मैंने पेड कर दिया। हालांकि पेड अपने लिए नहीं किया, जो लोग हमें सुविधा दे रहे हैं कि उनको हम दे सकें, जो उनका खर्चा है उतना ही मुझे मिलता है। अभी मैं रिजल्ट पे हूं, रिजल्ट के बाद हर चीज की कीमत बढ़ाऊंगा, ये फिक्स है, इसमें से कहीं कोई डाउट नहीं। क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक मैं आत्मनिर्भर नहीं रहूंगा तब तक आपके लिए बेहतर काम हो नहीं पाएगा और स्वाभाविक है मुझे कोई न कोई संस्था ज्वाइन करनी पड़ेगी। और आप सब इसको अच्छे से समझते हैं, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात मैं करता नहीं। लेकिन फिलहाल अभी पहले साबित करूं अपने आप को। तो नवाचार और उत्पादकता कैसे आता है, जब प्रतिस्पर्धा होती है। आप क्यों आ रहे हैं मेरे पास, अच्छी संख्या में बच्चे अब आ रहे हैं एडमिशन, यानी जो एडमिशन हो रहे हैं वो इसी में IQIP में ही हो रहे हैं। तो कहने क्यों आ रहे हैं आप, उसके पीछे रीजन है ना कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा मैंने अपने आप को स्ट्रांग किया है। तो जब कई लोग हिंदू पढ़ाते हैं तो एक कंपटीशन होता है,
अब अगर अकेला हिंदू पढ़ा है, कुछ भी पढ़ाओ, वही चीज है। तो जब आप संरक्षणवाद लेके जाते हैं तो नवाचार होता नहीं है, प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण। आई होप आप पॉइंट समझ गए। अब सेम संरक्षणवाद की ताकत और कमजोरियां, मैं कहता हूं ये निबंध आए ना आए क्या फर्क पड़ता, संरक्षणवाद तो समझा दिया, ताकत और कमजोरी आईआर में आया था ना मेरे प्यारे बच्चों। वैश्वीकरण ताकत और कमजोरी भाड़ में जाए, ना पूछे ये निबंध, लेकिन वैश्वीकरण की ताकत और कमजोरी तो दे ही दे रहा हूं, समझा ही दे रहा हूं। तो ग्लोबलाइजेशन पर तो कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा। तो वैश्वीकरण के लाभ ऑब्वियस है, आर्थिक विकास और बाजार का विस्तार, विश्व की इकोनॉमी आपस में जुड़ती, टेक्नोलॉजी और नॉलेज का हस्तांतरण होता। भाई अगर कोई एफडीआई हमारे पास आ रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हमारे आ रही, तो स्वाभाविक है वो ज्ञान लेके आ रही, टेक्नोलॉजी लेके आ रही, उपभोक्ताओं को लाभ मिलता है क्योंकि उनको ढेर सारे ब्रांड मिलते। अभी क्या होगा, अमेरिका की जो कंपनी बना रही वही उत्पाद अमेरिका के लोग खरीद पाएंगे, जबकि हो सकता है उससे अच्छा उत्पाद कोई यूरोपियन कंपनी या चाइना की कंपनी या इंडिया की कंपनी अगर संरक्षणवाद ना होता तो प्रस्तुत कर देते। उपभोक्ता लाभ आपको पता है। वैश्वीकरण के नुकसान भी है भाई, असमानता बढ़ाता है क्योंकि आउटसोर्सिंग वगैरह होता है, यानी कि मतलब जो स्किल्ड वर्कर होते हैं उनको फायदा होता है, जो अकुशल वर्कर होते हैं उनको नुकसान होता है, तो असमानता यानी रोजगार जाता है। ग्लोबल सप्लाई चेन पर हम बहुत डिपेंड हो जाते हैं और कोविड-19 ऐसी स्थिति में इसका नुकसान हमें देखने को मिलता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी इसके साथ जुड़ी हुई, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, इंफ्रा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एफडीआई आ रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, तो जिसके कारण से क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, जैसे अमेजन वर्षा, वनों की कटाई, इस प्रकार की चीजें। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर बेटा। तो वैश्विक, अब आता है इस निबंध का तीसरा पार्ट, कोविड-19 व्यापार बहस को नया रूप दिया। अब कोविड ने कैसे ट्रेड पैटर्न को बदला, जैसे आप क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं वैसे कोविड ने ट्रेड पैटर्न को कैसे पकड़ा, वो भी आप यहां से देख सकते हैं। तो महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक निर्भरताओं की कमजोरियों को उजागर करके वैश्विक व्यापार पैटर्न को मौलिक रूप से बदल दिया, यानी सबने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद China+1 की रणनीति आई, वो सारी बातें आपको यहां बताई गई, यानी कि ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गया कोविड के कारण। तो लोगों को लगा कि यार हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करना है, घरेलू रिसोर्सेस को मजबूत करना, जिससे हम दूसरे पर निर्भर ना रहें, क्योंकि कोविड-19 ऐसी कोई भी परिस्थिति आएगी तो हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो गया था। आप देख सकते हैं। तो कोविड-19 ने व्यापार को नया रूप दिया, ये जो आज वाला रूप है क्या इसी ने दिया था क्या? हां बिल्कुल दिया, क्योंकि उसके बाद जब इकोनॉमी रिफॉर्म के दौर में आ रही थी तो उन्होंने कहा भैया पहले संरक्षणवाद करो, अपनी इकोनॉमी को मजबूत करो, दोनों बातें। फिर चौथा, इसमें विकासशील बनाम विकसित राष्ट्र का परिप्रेक्ष्य मैंने रखा है। ठीक है, विकसित राष्ट्र अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जापान संरक्षणवाद की ओर झुकाव, विकासशील राष्ट्र एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की इनको आवश्यकता, इसलिए ये ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर है। तो ऐसे में वैश्विक व्यापार का भविष्य कैसा हो, एक संतुलित मॉडल क्या हो, आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, एक हाइब्रिड अप्रोच डेवलप हो रही है कि हम संरक्षणवाद को चुने या वैश्वीकरण को चुने, इस बहस में ना पड़ के एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाएं। हाइब्रिड अप्रोच क्या है कि हम क्षेत्रीय व्यापार समझौते करें, रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट करें, जैसे आरसीईपी, यूएसएमसीए, आसियान। ठीक है, इसके अलावा डब्ल्यूटीओ में सुधार करें, ईएसजी को बढ़ावा दें, टेक्नोलॉजी बेस्ड व्यापार को आगे बढ़ाएं, और अंत में एक निष्कर्ष कि संरक्षणवाद और वैश्वीकरण दोनों के अपने गुण और सीमाएं हैं। इनमें से किसी पर भी अत्यधिक निर्भरता आर्थिक स्थिरता के लिए हानिकारक हो सकती है। इसके बजाय राष्ट्रों को एक व्यवहारिक संकर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, महत्वपूर्ण उद्योगों की रक्षा करते हुए आर्थिक विस्तार के लिए वैश्वीकरण का लाभ उठाना। विश्व व्यापार का भविष्य निम्नलिखित में निहित है,
और उसके बाद यहां पर एक समापन कर दिया गया। ठीक है बच्चे, और ये ऑब्वियस मैंने बिहार और यूपी पीसीएस के लिए बनाया है, यह ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के लिए इसमें कुछ चीजें और निष्कर्ष में एड ऑन होंगी, लेकिन उतना घुसना नहीं। आर्थिक राष्ट्रवाद वरदान या अभिशाप, अब क्या इसको पढ़ाने की जरूरत है? आर्थिक राष्ट्रवाद वरदान कैसे, वहां चुनौतियां आपने पढ़ी ली, संरक्षणवाद की भी चुनौतियां। ठीक है, तो आर्थिक राष्ट्रवाद वरदान है या अभिशाप, यह विषय एक बार मुझे बताएं, बिहार पीसीएस वाले बच्चे हैं। सपना कह रही सर प्लीज इसकी पीडीएफ, अरे भाई पीडीएफ तो मिलती है यार आप लोगों को, क्या बातें करते हैं आप लोग। इंट्रोडक्शन यानी परिचय आप देख सकते हैं, आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, कोई चीज नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। आर्थिक राष्ट्रवाद के लाभ, आर्थिक राष्ट्रवाद की कमियां। बच्चों बहुत जल्द ही इसका भी ग्रुप बनने वाला है, हिंदू का भी, ये फाइनल है। चीन की औद्योगिक रणनीति बना भारत का लाइसेंस राज्य, एक संतुलित दृष्टिकोण क्या होना चाहिए, तो सारी चीजें इसको आप पढ़ेंगे समझ जाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अब दूसरा उसी के साथ कनेक्टेड है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब अकेला अमेरिका नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है बच्चों, और इसमें सेम पूरा का पूरा वही पार्ट आ जाएगा। याद रखिए क्या आ जाएगा, पूरा सिलेबस हूबहू जो पीछे लगा हुआ था वही आ जाएगा। अभी रायसीना डायलॉग हो रहा था हिंदुस्तान में, तो अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने भारत अमेरिका संबंधों नंबर 1, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता नंबर 2 और रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान पर अपने विचार रखे 3 विषयों पर। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट नीति का अर्थ अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म नहीं है, यानी आइसोलेशन में हम नहीं जा रहे, बल्कि यह अमेरिका के हितों की रक्षा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूत करने की रणनीति। यानी आप देख सकते हैं अच्छा शिफ्ट। तो पहला टॉपिक आपने मागा पढ़ा, लेकिन मागा को संतुलित कर दिया गया है तुलसी गबार्ड के इस स्टेटमेंट के द्वारा कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं अगेन, लेकिन और उसके लिए हम ट्रेड टैरिफ लगा रहे हैं, प्रोटेक्शनिज्म की नीति को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही हम वैश्विक व्यवस्था में, ग्लोबल ऑर्डर के रैशनल रूप में विश्वास करते हैं, तार्किक रूप में। और हमारे अमेरिका फर्स्ट का मतलब, मागा का मतलब अलगाववाद नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के हितों की रक्षा के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय गठबंधनों को मजबूत करने की रणनीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये आपको बस इतना रटना है बच्चों, जो भी मेंस लिखने जा रहे हैं, बाकी आप सब छोड़ दीजिएगा तो भी कोई आपको ध्यान नहीं देना, बस यही इतना मुझे बताना था। बाकी सेम वही है IQYP, यानी IR इकोनॉमी, सिक्योरिटी, GS पेपर फॉर इथिक्स, इंटरनेशनल इथिक्स के पॉजिटिव साइंस हैं, पॉजिटिव साइन है, इसको आप याद रखिएगा। सेम यूपी पीसीएस, सेम बिहार पीसीएस, तो इसमें कुछ भी अलग से नहीं बेटा जिसमें मैं कुछ बताऊं, वो सारे क्वेश्चन वही हैं जो पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ही एक है। तो आई होप आप समझ गए, इसमें मुझे कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। एक बार मुझे बताएं बच्चों, पॉइंट इज क्लियर? तो बस कुछ इसमें अलग से पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं, सेम वही है बेटा जो मैंने स्टार्टिंग में इतनी देर से पूरा डिस्कस किया है। अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने बने हुए, जो आप अगर थोड़ा कुछ नहीं भी समझेंगे वो भी आपको समझा देंगे। डिस्कस द करंट स्टेट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस एंड देयर रोल इन द इंडो पैसिफिक रीजन, भारत अमेरिका संबंधों की वर्तमान स्थिति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए। इंट्रोडक्शन, करंट स्टेटस ऑफ इंडिया यूएस रिलेशन, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, लेमोवा, कॉमकासा, बीका। अब जो नए बच्चे होंगे गूगल करिए कि सब मिलते चले जाते हैं, अब जमाना बहुत आगे निकल चुका है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन हमारे कैसे हैं, स्ट्रेटजिक, हम कैसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इस स्ट्रेटजी पर मिलकर काम करें, चैलेंज क्या है, और कंक्लूजन आपके सामने बना दिया गया है। तो ये आपका हिंदी, और इसमें रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक संघर्षों को हल करने में कूटनीति की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।
रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक संघर्षों को हल करने में, अब आप देख सकते हैं इस प्रश्न का भी उत्तर है। अमेरिका फर्स्ट और इंडिया फर्स्ट राष्ट्रवाद और वैश्वीकरण के बीच संतुलन को कैसे दर्शाते हैं? तो संतुलन का मतलब यही है, जरा ध्यान से देखिएगा। संतुलन मतलब जो मैंने तुलसी गबार्ड वाला बताया ना, वही भारत की भी नीति है कि अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट का मतलब यह नहीं है कि इंडिया एलोन। उसका मतलब है कि हम संपूर्ण विश्व के साथ चलेंगे, लेकिन भारत को आर्थिक रूप से हम ताकतवर बनाएंगे। बस इतना ही आपको याद रखना है। एक बार मुझे बताए, सब बच्चे समझ गए? क्योंकि पूरा बताता तो आप फंसते, कोई मतलब नहीं। एक बार सब बच्चे बताए कि मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, कि अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट में कुछ भी आएगा तो आप एक संतुलित अप्रोच समझ गए। अमेरिका फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट का मतलब इंडिया या अमेरिका एलोन नहीं है, बल्कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए वैश्विक गठबंधनों और ग्लोबल ऑर्डर के माध्यम से इस विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाना। सब लोग समझ गए? इसीलिए बेटा, ठीक है ना, कि अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने उड़ा दिया। आप भी चाहे तो कंटेंट छोड़ दीजिएगा, मत पड़ेगा, क्या जरूरत है हर एक चीज पढ़ने की। लेकिन अगर मैं उतना ही देता जो मैंने बोला तो आप नाराज हो जाते कि एडिटोरियल तो सर आधा देते हैं, तो इसलिए पूरा दिया। मैं यही चक्कर में हूं कि अगर 25 में मैं 25 रिजल्ट छाप पाया, भाई ढेर सारे बच्चे हैं, कोई बुरा ना माने, सबका होगा, लेकिन अगर मैं 25 भी छाप पाया ना, फिर देखना 2026 से हिंदू का क्या रूप होने वाला है। क्योंकि भैया तुम पास होने आए हो, ये थोड़े सुनील अभिव्यक्ति कितनी देर हिंदू पढ़ाते, सुनील अभिव्यक्ति को कितना आता है, इससे आपको क्या मिलने वाला। ये मैं शुरू से कह रहा हूं, लेकिन मजबूरी यही है कि बच्चे हावी हो जाते हैं कि हमको तो ऐसा ही चाहिए। और उस हावीपन को रोकने के लिए आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, तभी आप उनके ऊपर, भाई ऑब्वियस है, नहीं तो बच्चों के अपने तर्क है। तो सुनील अभिव्यक्ति पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे प्यारे बच्चों, 12वीं जो बच्चे इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी है, जो पास हो चुके हैं उनके लिए भी, जो बीए में कर रहे हैं उनके लिए भी, यानी 26, 27, 28 में आपका जब भी अटेम्प्ट है, आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं और पर्सनल मेंटरशिप की तरफ जाना चाहिए। अब नई पीढ़ी को तो बिल्कुल जाना चाहिए, और इसमें कंप्लीट ऑप्शनल जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 प्रीलिम्स सबकी मेंटरशिप शामिल है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस प्रकार से। ऐसा नहीं आए कोचिंग में एडमिशन लिया, सुबह शाम क्लास पढ़े जा रहे, पता ही नहीं कब क्या पढ़ना है, कब रिवीजन करना है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ पता ही नहीं। आंसर राइटिंग क्या है पता ही नहीं, जब कोचिंग खत्म हुई देन पता चला कि यार आंसर राइटिंग कुछ होती है क्या। तो जिनको भी जुड़ना है वो इसको देख लेंगे कैसे चलती है, और ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप हमें कॉल करके जुड़ सकते हैं हमारे साथ।